नमस्कार दोस्तों। तो घटनाचक्र बिहार तथ्यसार हम देख रहे थे, जिसमें से बिहार की प्राचीन इतिहास से संबंधित एक पार्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं मौर्य वंश से संबंधित कुछ तथ्य। तो क्या तथ्य है? पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्य वंश के विषय में जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है, पुराणों से प्राप्त होती है, बौद्ध एवं जैन साहित्यों से प्राप्त होती है, या फिर विदेशी लेखकों के द्वारा जो मौर्य वंश के विषय में जानकारी दी गई है उससे भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस एवं जबकि एरियन एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। तो क्वेश्चन इस पे बना है और बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस किसने कहा है? तो स्ट्रैबो और जस्टिन ने कहा है। क्या चीज कहा है? सैंड्रोकोटस, ठीक है। और एंड्रोकोटस किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को? तो ये एरियन और प्लूटार्क ने कहा है। तो सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसने किसको कहा है, ये जरूर लिख के एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से सबसे पहले किसने की? तो विलियम जोन्स ने की है। नेक्स्ट देखते हैं, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया, मतलब अनुवाद किया। नेक्स्ट फैक्ट, 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यानी कि यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेल, जिसका उस समय नाम था बितस्ता, तो झेलम यानी कि बितस्ता के तट पर तक आ जाता है। यहीं उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे बितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। तो हाइडेस्पीज का युद्ध किन दो शासकों के बीच में हुआ था? तो पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। तो किस नदी के बाद सिकंदर विश्व विजय का लक्ष्य लेकर चलने वाला सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है? तो ब्यास नदी। नेक्स्ट, ब्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी। उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। तो सिकंदर भारत में कितने महीने रहा था? 19 महीने। अब नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो 321 से 298 ईसा पूर्व तक इनका काल रहा है। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धननंद यानी धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बना। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्ध उपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया यानी कि काबुल, अराकोसिया यानी कि कंधार, जेट्रोसिया यानी कि मकरान तथा पेरी सदाई यानी कि हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह हुआ। तो यूनानी राजकुमारी से विवाह किसका हुआ था? चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। और ये सब जो नाम है, इसके नाम से मैच द फॉलोइंग करने के लिए कह सकता है, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे एरिया कहा जाता था काबुल को, अराकोसिया कहा जाता था कंधार को, ये भी अफगानिस्तान का क्षेत्र है अभी। जेट्रोसिया कहा जाता था मकरान को, और पेरी सदाई कहा जाता था हेरात प्रांत को। हेरात प्रांत वहीं अफगानिस्तान का एक प्रांत है। और अब तो ये फैक्ट देख लिए थे। नेक्स्ट, सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट देखते हैं, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। नेक्स्ट, जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, चले गए और वहीं संलेखना यानी उपवास से अपने प्राण की त्याग दे दी। तो संलेखना एक प्रथा है जैन धर्म में, जिससे उपवास करते हुए मतलब भूखे रह करके जान देने को पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट, बिंदुसार से संबंधित फैक्ट है। बिंदुसार का जो काल रहा है 298 से 272 ईसा पूर्व रहा है। इसे अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि कहा गया है। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनीसियस मौर्य दरबार में आए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अच्छा, ये फैक्ट हो गया खत्म बिंदुसार के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अशोक के बारे में, जिसका काल रहा है 272 से लेकर के 332 ईसा पूर्व तक।
सिंहासन पर बैठने के बाद 269 यानी कि 269 ईसा पूर्व बीसी में राज्याभिषेक हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ है? तो 259 ईसा पूर्व में हुआ है, 69 ईसा पूर्व में हुआ है, यानी कि 269 ईसा बीसी में। नेक्स्ट, राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अशोक के राज्याभिषेक से पूर्व वह कहाँ का राज्यपाल था? तो उज्जैन का राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग विजय किया इसने, यानी कि कलिंग पर विजय राज्याभिषेक के 9वें वर्ष, मतलब जिस साल राज्याभिषेक हुआ है उसके 9वें वर्ष, मतलब 9 वर्ष बाद। सिहली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगलीपुत्र तिस्स का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक शैव था, यानी कि पहले अशोक शैव था, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। 9वें वर्ष इसने क्या किया था? कलिंग विजय की, और 10वें वर्ष इसने बोध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे उल्विक यानी कि करमुक्त घोषित किया तथा भाग यानी कि एक कर को घटाकर 1/8 कर दिया। देखिए ये फैक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी अशोक ने, 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। लुम्बिनी मतलब जगह है जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था, उसे उल्विक घोषित कर दिया। उल्विक का मतलब क्या होता है? उल्विक का मतलब करमुक्ति होती है। तो उल्विक घोषित किया गया था लुम्बिनी को, यानी कि कर मुक्त घोषित कर दिया गया था उस गांव को, और भाग यानी कि एक कर को घटाकर 1/8 कर दिया गया था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख से संबंधित, जो कि महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन कई मतलब लगभग हर साल दिखते हैं। अशोक के अभिलेखों में सहवाजगढ़ी मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है के अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तो अशोक के कौन से अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है? सहवाजगढ़ी का ये अभिलेख और मानसेहरा का अभिलेख। मानसेहरा का अभिलेख ये पाकिस्तान में से प्राप्त हुआ है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, सरेकुना से यूनानी और अरामेइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो कौन से लिपियों में कहाँ से प्राप्त हुए ये महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है ये अरामेइक लिपि में और सरेकुना से यूनानी और अरामेइक लिपि में प्राप्त हुआ है। ये सरेकुना जगह से अरामेइक और यूनानी लिपि में, ठीक है। उसके बाद फिर है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से जो प्राप्त हुआ है खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसी से अशोक के बारे में पता चलता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं कुल मिलाकर के। नेक्स्ट है अशोक के बृहद शिलालेख। तो बृहद शिलालेख के बारे में क्या है? धौली सबसे पहला, यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। सहवाजगढ़ी यह पाकिस्तान पेशावर में स्थित है। मानसेहरा यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। कालसी यह वर्तमान उत्तराखंड जो देहरादून में स्थित है वहाँ से मिला है। जौगढ़ यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपारा यह महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है। एरागुडी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। और गिरनार यह गुजरात के काठियावाड़ में जूनेगढ़ के पास स्थित है। नेक्स्ट क्या है? अशोक के लघु शिलालेख। तो ये कहाँ से मिले हैं? ब्रह्मगिरी यह अशोक का लघु शिलालेख है। यह मैसूर के चित्तल दुर्ग में स्थित है। सिद्धपुर यह ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर यह ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। अहरौरा यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। अहरौरा लघु शिलालेख। सारोमारो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। और नेत्तूर यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। और रूपनाथ यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? रूपनाथ के बाद गुर्जरा। तो ये गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। भबरू यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। मास्की यह रायचूर जिले में स्थित है। और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे थे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड और सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी भी बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अशोक के लघु स्तंभ से संबंधित तथ्य है। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है।
महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न स्थानों पर मिले हैं। वो निम्न स्थान कौन सा है उसे देख लेते हैं। सबसे पहला है सांची, जो कहाँ मिला है, सांची कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची। नेक्स्ट सारनाथ, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। नेक्स्ट रुमिनदेई, ये नेपाल के तराई में है। कौसाम्बी प्रयागराज, जिसको पूर्व में इलाहाबाद कहते थे, वहाँ मिला है। निगली सागर, ये नेपाल के तराई में है। और वैशाली, ये सिंह शीर्ष वाला केवल शेर और लेख रहित है, ये मतलब लेख नहीं कुछ है इसमें, बिहार में स्थित है वैशाली। नेक्स्ट है अशोक के गुहा लेख, मतलब कि गुफा लेख। तो इससे संबंधित क्या फैक्ट हैं अशोक के गुफा लेख से संबंधित? सबसे पहला फैक्ट है, दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 अभिलेखों सहवाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो पूछा जाएगा कि खरोष्टी लिपि किस दिशा से किस दिशा की ओर लिखी जाती है, तो दाईं से बाईं ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो द्विभाषीय अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये कंधार के पास सरेकुना नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। और वो दोनों भाषा कौन कौन से है, यूनानी और अरामेइक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ लेख। अब इससे संबंधित क्या फैक्ट है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम हैं कौसाम्बी स्तंभ लेख, जो इलाहाबाद में अकबर द्वारा लाया गया था। दिल्ली का टोपरा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख किसके द्वारा लाया गया था, मध्ययुगीन सुल्तान जो था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। तो अशोक के 7 अभिलेख किस पर उत्कीर्ण हैं, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर है। नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। इसके बारे में क्या फैक्ट है, यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट है लौरिया अरेराज लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। रामपुरवा स्तंभ लेख, ये भी चंपारण और बिहार राज्य में स्थित है। तो ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिहाज से। नेक्स्ट प्रांतीय प्रशासन, तो कैसा था प्रांतीय प्रशासन मौर्य साम्राज्य में, ये देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मौर्य साम्राज्य में चक्र किस चीज़ से संबंधित था, तो 4 प्रांतों से संबंधित था जो प्रशासन के संचालन के लिए बनाया गया था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई। तो था वैसे 4, लेकिन अशोक के समय में कितनी प्रांतों की संख्या हो गई थी, 5। तो ये फैक्ट है जिस पे क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब ये कौन कौन से प्रांत थे इसको देख लेते हैं। एक साइड प्रांत लिखा हुआ है, उसके साथ राजधानी लिखी हुई है। तो सबसे पहला प्रांत था प्राची, जो कि मध्य प्रदेश था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। और नेक्स्ट है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। और नेक्स्ट है 5वां जो है कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी, ठीक है। तो ये फैक्ट था जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, दरअसल बिहार का प्राचीन इतिहास इतना लंबा होने का कारण ये है कि भारत का प्राचीन इतिहास तो दरअसल बिहार और यूपी वाला ही प्राचीन इतिहास है, इसलिए थोड़ा लंबा है। नेक्स्ट क्या है, प्रांतों यानी कि चक्रों, क्योंकि प्रांत को चक्र कहते थे। तो प्रांतों का प्रशासन कुमारमात्य, कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें आहार या फिर विषय कहा जाता था। तो मौर्य काल में विषय से क्या संबंधित है, तो जिले को विषय कहा जाता था दरअसल, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांव का प्रशासक होता था। तो मौर्य काल में गोप से संबंध क्या है, 10 गांव के प्रशासक को गोप कहते थे। अच्छा, नगर प्रशासन कैसा होता था, तो नगर प्रशासन के बारे में ये है, मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। तो कौन सी 6 समितियां थी, तो 30 सदस्य थे और 6 समितियां, मतलब कि एक समिति में 5 सदस्य होंगे, तब तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रथम समिति, तो पहली समिति कौन सी थी देखते हैं। उद्योग शिल्पों का निरीक्षण से संबंधित पहली समिति थी। दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करना।
तीसरी समिति जनगणना, यानी कि जनगणना का काम ये आज का काम नहीं है, ये मौर्य काल से चलता आ रहा है। चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य की समिति थी। पांचवा समिति विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण करना। छठी समिति जो थी वो बिक्री कर से संबंधित थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नगर में पुलिस व्यवस्था थी। तो याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य में नगर में पुलिस व्यवस्था थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। तो नाम अलग था लेकिन पुलिस व्यवस्था थी। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई, जो कि जिलाधिकारी होते थे आज के समय जो आईएएस होता है, एंटीनोमोई उस समय नगर आयुक्त होते थे। और सैन्य व्यवस्था कैसी थी, तो सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी। जैसे नगर प्रशासन के लिए 6 समिति थी, उसी तरीके से सैन्य व्यवस्था भी 6 समितियों में विभक्त थी, जो सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना, नौसेना की व्यवस्था थी। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मौर्य साम्राज्य में अंतपाल कौन था। तो सैनिक प्रबंधन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, जैसे अभी चीफ ऑफ स्टाफ है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उसी उस समय अंतपाल होते थे, अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था, मतलब सीमा के जो क्षेत्र थे उसका प्रबंधन करना भी अंतपाल का काम था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही और 9,000 हाथी तब 800 रथों से सुसज्जित अजेय सेना सैनिक थे। तो मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में लिखा इंडिका में कि ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वरोही मतलब घोड़े वाले सैनिक और 9,000 हाथी वाला सैनिक, 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक था। नेक्स्ट है अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट। तो क्या है अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट में, मतलब अशोक के बाद जो मौर्य सम्राट बने। मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। तो मतलब अशोक के बाद जितने भी जो शासक आए हैं वो निर्बल रहे हैं, उतने शक्तिशाली नहीं रहे। नेक्स्ट है अशोक के उत्तराधिकारी। तो क्या है अशोक के उत्तराधिकारी संबंधित, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बंट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अशोक के बाद मगध के पूर्वी भाग पर कौन शासन करता था, तो संप्रति, और पश्चिमी भाग पर कौन शासन करता था, तो कुणाल शासन करता था। नेक्स्ट, लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया नहीं है साइंस वाला, ये बैक्टीरिया वो मतलब क्षेत्र का शासक का नाम है। बैक्टीरिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया किस क्षेत्र पर, पश्चिमी क्षेत्र पर। पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, मतलब पुष्यमित्र ने हत्या कर दी थी, दरअसल पूरा नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ जो था उसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी, और इससे मौर्य साम्राज्य का समाप्त हो गया। और फिर आगे हम शुंग वंश देखेंगे जिसकी स्थापना ये बृहद्रथ की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग स्थापित करता है शुंग वंश को। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।